नमस्कार। मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में जिसकी चर्चा है और दुनिया भर के मीडिया ने जिसको महत्वपूर्ण साहस के साथ दिखाया है। मुद्दा है मोदी जी के दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का। पहली सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पाकिस्तान पे की और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने हिंदुस्तान के काले धन पर, उन धन कुबेरों पर। हालांकि उनको कुबेर नहीं कहना चाहिए, उनको कोयला कहना चाहिए। जो काला कोयला धन रखने वाले लोगों के ऊपर जो मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हम बिंदास बोल के द्वारा और सुदर्शन परिवार के द्वारा उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस विषय पर दिल खोल के मोदी जी का आह्वान करे और केवल धन्यवाद के साथ साथ उनको कहें कि ऐसे ही साहसपूर्ण और भी जो कदम उठाने हैं उठाए। हिंदुस्तान आपके साथ है। आज पूरे 1 घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है ये भी समझेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में जो विशेष अतिथि उपस्थित है उनके साथ भी बातचीत करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। कैंसर बन चुके भ्रष्टाचार और काले धन पर ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत थी। इस अकेले फैसले ने काले धन पर जितना बड़ा प्रहार किया उतना छोटे छोटे कई फैसले नहीं कर सकते। सरकार ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लेवल पर पहले ही काला धन रखने वालों को छूट दी थी। करीब 2 महीने चली आय घोषणा योजना पर भी कुछ लोगों ने अपनी आय घोषित नहीं की। ऐसे में सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही थी। जी हां, अब मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक से ये लोग सन्न रह गए। मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने की योजना का किसी को एहसास तक नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री तीनों सेना प्रमुखों से मीटिंग करते हैं, राष्ट्रपति को ब्रीफिंग दी जाती है। पूरा देश और मीडिया बस अंदाजा लगा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी को लग रहा था कि सेना प्रमुख से मीटिंग करना पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाना हो सकता है, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं था कि होने वाला क्या है। अचानक पीएमओ का ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। पाकिस्तान और काले धन के भ्रष्टाचारियों का अचानक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। देश को ऐसे कदम उठाने की काफी समय से जरूरत थी। यह देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी समय से खतरा बन रहा था। काला धन सिर्फ वही नहीं है जो टैक्स चोरी के जरिए जमा किया जाता है। काला धन आतंकवाद, अवैध वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए भी जुटाया जाता है। यह काला धन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा था। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि देश की राजनीति काफी हद तक काले धन से ही संचालित होती है। पूरे चुनावी तंत्र में काले धन का ही खेल खेला जाता है। कोई आम आदमी अपने दम पर चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। कुछ राज्यों में तो चुनाव पूरी तरह से काले धन पर ही टिका हुआ होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि यह आर्थिक आपातकाल जैसा है। तो वहीं मुलायम सिंह ने कहा है कि सरकार को 8 से 10 दिन तो देने ही चाहिए थे। जिन लोगों का काला धन गल गया वो परेशान है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं क्योंकि मोदी ने उनके काले कारनामों के सपनों पर पानी फेर दिया। वहीं वो लोग खुश हैं जो ईमानदारी से अपना व्यवसाय और नौकरी करते हैं। वहीं हर आम आदमी प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना कर रहा है, क्योंकि आम आदमी को लग रहा है कि अब ऐसा आदमी सत्ता पर बैठा है जो ना तो बेईमानी करेगा और ना ही बेईमानों को खाने देगा। लोगों के पास अभी करेंसी की जरूर कमी हो रही है, लेकिन लोग खुश हैं क्योंकि आम आदमी की गाड़ी कमाई काले धन के रूप में धन कुबेरों के पास पड़ी थी। ऐसे में ये काले धन के सौदागर हर तरह से परेशान हो गए हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अर्थ विकल्प, इस विषय पर काम करने वाली एक संस्था जिसको हमने आज 3 विभिन्न प्रकार के अतिथि आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो एक एक्टिविस्ट के तौर पर मुकेश शर्मा हमारे साथ है, एक उद्योजक के तौर पर हमारे साथ प्रदीप शुक्ल जी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर
और आध्यात्मिक क्षेत्र भी इस पर क्या सोचता है, इसके लिए साध्वी गुरु छाया जी हमारे साथ है। 3 विशेष अतिथि इस पूरे 1 घंटे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह आप भी जुड़े रहेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मुकेश शर्मा जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, कैसा देखते हैं आप इस घटना को? ये घटना बहुत ही क्रांतिकारी घटना है और मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इतना साहसिक फैसला लिया है। ये एक फैसला 78 में हुआ था जो कि मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने लिया था, और दूसरा फैसला अब मोदी जी ने लिया है, जिसकी काले धन पर इतनी बड़ी चोट लगी है कि लोग तिलमिला उठे हैं। ये जरूर है कि कुछ जनता जिसके पास में खर्चे के लिए पैसा नहीं है, वो कुछ समय के लिए जरूर परेशान हो रही है, उसमें 10-15 दिन 20 दिन लग सकते हैं। लेकिन अंदर से मेरी आज सुबह से बहुत सारे मजदूरों से, बहुत सारे गरीब लोगों से, झुग्गी झोंपड़ी वालों से, चाय वाले से, रिक्शा वाले से, जिस गाड़ी में मैं आया उसके ड्राइवर से, सबसे बात हुई, वो कह रहे जी हम बहुत खुश हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। और बिल्कुल, लोगों को आशा है, अपेक्षा है कि कुछ अच्छा होगा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास कितने, हमारे पास 1 नोट है, 2 नोट है, 4 नोट है, हमारे बदल जाएंगे बैंक में जाते ही, हमें लाइन में ही तो खड़ा होना पड़ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके पास कमरे भरे हुए हैं, जिनके बोरे भरे हुए हैं, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि कैश जो है वो क्राइम को, करप्शन को बढ़ावा देता है। और काले धन में जितने काले काम होते हैं वो सब काले धन के बिना हो नहीं सकते, और काले धन की जननी कैश ड्रिवन इकोनॉमी है। अब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी है, हमने बैंक से पैसा निकाला। अरे भाई, तुम्हारा तो व्हाइट का पैसा था, बैंक से क्यों निकाला? चेक काट देते। लेकिन उनकी मजबूरी है, वो जिसको भी पैसा देने जाते हैं वो चेक लेता ही नहीं है। बिल्कुल, पूरी अर्थव्यवस्था 80% जब हम किसी गुलामी से बाहर निकलते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है, और ये हम आर्थिक गुलामी के से बाहर निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको कुछ दिन का असुविधा को झेलना होगा। लेकिन वो उसके बाद जो आने वाला कल है वो हमारा है, वो इतना अच्छा और उज्जवल रहेगा कि आज के 2-4-8 दिन की असुविधा निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रसव पीड़ा से भी कम रहेगी। हमारे साथ एक उद्योजक के नाते भी प्रदीप शुक्ल जी है। प्रदीप जी, आप इसको कैसा देखते हैं? मैं अपनी बात 2 विषयों पे कहूँगा। एक तो मैं उद्योगपति के रूप में बताना चाहूँगा, दूसरे मैं आम नागरिक हूँ इस देश का, उस रूप में। सबसे पहले, चूँकि मेरे को यहाँ उद्योगपति होने के वजह से बुलाया गया है, मैं उद्योगों की तरफ से अपने विचार देता हूँ। ये काले धन पे जो स्ट्राइक की है मोदी जी ने, इसकी वजह से उद्योगपति बहुत प्रसन्न है। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर बताऊं तो कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो हमें टैक्स देना पड़ता है, जिनका उनके अधिकारी आज भ्रष्टतम सीमा भी पार कर चुके हैं, और वो सारा लेन देन चाहते हैं कि ब्लैक मनी में हो, जिसका कोई हिसाब ना हो। अब उद्योगपति अगर स्वच्छ छवि भी रखना चाहता है तो उन्हें पैसा देने के लिए उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे उसकी फाइल आगे चले। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जी, इस देश में जो अभी भी इनकम टैक्स और तमाम टैक्सेशन का जो जाल है वो ब्रिटिशों ने बुना हुआ है। वो ब्रिटिशों ने इसलिए बुना था कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो शिकंजे में ले सके, और इसलिए हिंदुस्तान का व्यापारी हो, उद्योजक हो, नव उद्योजक हो, स्टार्टअप वाला हो, इन सब लोगों को अगर सरकारी बाबू चाहे तो किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं, शिकंजे में ले सकते हैं। इस व्यवस्था से अगर दूर होना है तो संपूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है कि मोदी जी का यह प्रयास संपूर्ण पारदर्शिता के दिशा में आगे जाएगा। हमारे साथ साध्वी जी है। साध्वी जी, आपकी प्रतिक्रिया? जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, पहले भी होता आया है, होता रहेगा, परंतु मुझे जैसे कि अपने उद्योगपति जी ने बताया कि मैं 2 जगह से खड़ा हूँ, आम आदमी के नाते और एक उद्योगपति के नाते। आज मैं जो सुन के जो बात कह रही हूँ कि अध्यात्म भी अपनी जगह है और आम नागरिक भी अपनी जगह है, और मीडियम अमीर, कारपोरेट को आप छोड़ दीजिए, परंतु जब मीडियम अमीर है उसकी आप पोजीशन है कि ना तो वो आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। उसके पास सबको पता है कि पैसा है, पैसा होने के बाद भी जो हमारी पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसको 1 सेकंड में एक
मिनट के भाषण के द्वारा नहीं बदला जा सकता। सिर्फ इनको जो ज़रूरत है पैसे की है। आज हमें उद्योगपतियों को भी, काम करने वालों को भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम हो, अपने काम छोड़ के और काम को, सुविधा को देखते हुए भी 2-2 हज़ार रुपए के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये तो एक आध दो दिन का विषय है ना। अगर भविष्य सुनहरा हो, सैकड़ों साल ठीक करने हो, तो ये तो करना पड़ेगा ना। और आप जो पैसे चाहिए कह रहे हैं, ये पैसे मोदी जी को अपने जेब में भरने के लिए नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की विकास की जो अपेक्षा हम करते हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे पैसे के बगैर? वो तो परिग्रह की बात भगवान महावीर पहले भी कह गए कि परिग्रह तो नुकसानदायक है हर एक के लिए, परंतु जो हमारी व्यवस्थाएं चली आ रही, तो उसको सुधारने के लिए हमें थोड़ा सा मौका, कि बस मौका भी क्या, सिर्फ यह है कि फ्लो मिलता रहे। बच्चों को क्या चाहिए होता है कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। पूरा देश बिल्कुल, लेकिन चोरों को थोड़ी भी छूट नहीं देनी चाहिए। और कई बार हम बदमाशों को, चोरों को, गुनहगारों को थोड़ी सी छूट देते हैं, उसी का वो फायदा उठाते हैं। इसलिए हम तो मोदी जी के तत्काल निर्णय से ज्यादा सहमत है। हालांकि अपना पक्ष रखा, आपका भी स्वागत है। हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उसको सुना। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2,000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री का, हालांकि आपने सब लोगों ने ये भाषण सुना है और हम जानते हैं कि यह ऐतिहासिक भाषण हिंदुस्तान की देखने वाली पीढ़ी तो भूलेगी भी नहीं और ये भाषण आने वाले दिनों में भी उतना महत्वपूर्ण रहेगा। मैं प्रदीप जी के पास चलना चाहूंगा क्योंकि प्रदीप जी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है। कहने के लिए तो उद्योगपतियों की संख्या कम होती है, लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उद्योगों से जुड़ा है और किसी भी देश का विकास, उसकी प्रगति, उसको आगे जाने का तमाम प्रकार से जो संभावनाएं बनती है वो उद्योग क्षेत्र से बनती है। इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उद्योगपति, उद्योग कंपनियां, कारपोरेट्स हिंदुस्तान की ताकत शक्ति होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। इसलिए उनको भी सुचारू कैसे किया जाए यह महत्वपूर्ण है। प्रदीप जी, खास करके काला धन हिंदुस्तान के इकोनॉमी का एक अविभाज्य अंग बन गया था। उससे कुछ सुविधा भी थी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि असुविधा ज्यादा थी। हम छोटे दुकान जब तक चलाते थे, मालिकाना ऑपरेशन जब तक थे, तब तक तो बातें समझ में आ सकती थी।
लेकिन बड़े बड़े कारपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियां तो मालिकों के आंखों से नहीं चलती है, वो एक व्यवस्था से चलती है, सिस्टम से चलती है, और निश्चित तौर पर काला धन उसके लिए एक असुविधा तो होती होगी। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से काले धन का इस्तेमाल सुविधा तो देता था कुछ लोगों को, जो चंद लोग भ्रष्ट थे, और इस व्यापार में उनकी ये नीतियां थी कि किसी भी तरीके से सरकारी तंत्र को अपने मुट्ठी में करके और उनकी जेब गरम करके आगे कारखाने को या जो भी क्षेत्र में वो उद्योग है उनका, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन किसी भी सिर्फ मैं ये बात भी निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा इस समय, और कहना स्पष्ट रूप से चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो जो चीज़ शुरुआत से ही गलत है, क्या वो आपकी और आपके समाज की प्रगति कर पाएगा? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि इस देश में अभी तक उद्योगपति और आम जनता पे सब तरीके के मिला के 56-57 प्रकार के टैक्स हैं, और वो टैक्स जितना उसमें रेवेन्यू आना चाहिए उस रेवेन्यू का आधा भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे विवेक के कार्य बीच के अधिकारी कर देते हैं, और वो विवेक के कार्य, उनका विवेक उस काले धन के माध्यम से ही जागृत होता है, और वो काला धन देश की प्रगति में अवरोध बन जाता है, और वो रेवेन्यू सरकार तक नहीं पहुंचने के कारण आम जनता तक कोई भी सुविधा पहुंचाने में सरकार को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अब तीसरी बात ये कि नहीं, हम एक एक लेते हैं क्योंकि ये हर मुद्दा जरूरी है। जी। जो बात आपने टैक्स की कही है, जो बात कैश पैसा मार्केट में, कंपनी में या व्यवसाय में यूज करने की सुविधा की बात कही है, इस पर भी हम बात करते हैं। मुकेश जी के पास चलते। मुकेश जी, ये सुविधा कितनी घातक है ये समझाना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, और जो नई सुविधा तैयार की है मोदी जी ने, ये कैसे ज्यादा फायदे की है ये समझाना जरूरी है। देखिए, जो पैसा है वो पैसा ही होता है, चाहे वो मेरी जेब में हो तब भी मेरा पैसा है, अगर वो बैंक में हो तब भी मेरा पैसा है। बैंक में रहेगा तो उस पर कुछ बढ़ोतरी होगी और उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर कैश है तो मुझसे कोई छीन भी सकता है। उसमें जितना क्राइम, जितना करप्शन, जो भी होगा उसका नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। एक मेहनत की कमाई करने के बाद कोई इंसान अगर उस पैसे को लेके अब घर जाता है और रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए या कोई उस पैसे को छीन ले तो उसको कितना दुख होता है। अब अगर उसका पैसा बैंक में रहेगा और वो बैंक से ही पेमेंट सिस्टम बन जाए पूरे देश में तो उसको क्या दिक्कत है। उसको डर है सिर्फ कैश में काम वो किस लिए करता है, मजबूरी में काम करता है, क्योंकि लोगों के पास हमारे यहाँ देश में एक तो शिक्षा की कमी है, दूसरा नहीं, हम एक मुद्दे को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, वो एक मुद्दे, मैं एक मुद्दे पे, दूसरा बैंक। आपने जो बात कही है 1 रुपया या 100 रुपए की एक नोट, मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा जो मेरी जानकारी है। हमने इस विषय पर भरपूर काम किया और हिंदुस्तान का एकमात्र चैनल है सुदर्शन जिसने 2 साल पहले, 1 साल पहले इस पर बिंदास बोल किया था, कार्यक्रम किया था। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी इस पर भरपूर लिखा था। हिंदुस्तान में और भी कई जाने माने लोगों ने इस पर काम किया है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा, मित्रों, 1000 रुपए की नोट आपके जेब में है तो ये डेथ करेंसी है, ये मृत मूल्य है, वो आपके जेब में पड़ी है, वो आपके भी काम की नहीं है। आप जब उपयोग में लाना चाहे तब तो है, लेकिन जब तक आप उपयोग में नहीं लाना चाहते तब तक वो तिजोरी में हो, आपके जेब में हो या कहीं पर भी हो, मृत है। लेकिन यही अगर बैंक में पड़ी हुई है तो आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन ये किसी ना किसी को कर्ज देने के लिए उपलब्ध है। और कर्ज क्यों लिया जाएगा? उद्योग के लिए लिया जाएगा, कोई नई चीज बनाने के लिए किया जाएगा। मतलब वो पैसा अगर आपके जेब में है, आपके तिजोरी में है तो आउट ऑफ मार्केट है, अगर वो बैंक में है तो वो मार्केट के अंदर है, उसका रोटेशन होता रहेगा। और पैसे का मालिक देश है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। करेंसी हमारे लिए एक माध्यम है, मीडिया है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, केवल हम उसके मालिक नहीं हैं, यह हमको समझना होगा। उसका मूल्य के मालिक हम हैं, लेकिन करेंसी के मालिक हम नहीं हैं। वो 1000 रुपए की नोट का जो वैल्यू है उसके हम मालिक है, 1000 रुपए के नोट के हम मालिक नहीं है। इसलिए ऐसे नोटों को हम जला नहीं सकते।
अगर आप कहेंगे कि मैं मालिक हूं तो मैं जला सकता हूं, लेकिन आप इसलिए नहीं जला सकते क्योंकि आप उसके मालिक नहीं है, आप केवल उसके मीडियोकर हैं। आप उसको उपयोग में ला सकते हैं, और इसलिए जैसे आपको उसको जलाने का अधिकार नहीं है, वैसे ही उस नोट को होल्ड करके रखने का अधिकार नहीं है। हम चुनाव में देखते हैं कि कई लोग तो 70 के दशक के नोटों को निकालते हैं, 80 के दशक के नोटों को निकालते हैं, उनके पास बहुत बड़ा भंडारा नहीं। इसका मतलब 70-80 के दशक से उन नोटों को दबा के रखा गया। वो हिंदुस्तान के मार्केट में आई नहीं, वो चलन में आई नहीं। उसको चलन कहा इसलिए जाता है कि वो रोटेट होती रहे। इसलिए करेंसी घर में रखने से आपका भी नुकसान है, मार्केट का नुकसान है, देश के प्रगति का भी नुकसान है, और इसलिए करेंसी जेब में रखने के बजाय बैंक में रखनी चाहिए। इसके पीछे का ये सूत्र है जो आपके हित का है, ये आपको समझना जरूरी है। मुकेश जी, मैं अपनी बात कह रहा था कि लोग क्यों करेंसी जेब में रखते हैं या करेंसी में क्यों डील करते हैं। वो सबसे बड़ा जो कारण है, उन्हें ये लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण से इसको समझाना चाहता हूं कि अगर एक कॉलोनी में 10 घर हैं, उसमें 4 घर बिजली की चोरी करते हैं, तो गवर्नमेंट 10 घर का जो कंजम्पशन है वो 6 घर पे बोझ डाल देगी। बिल्कुल। और अगर करेंसी का भी इसी तरीके से है कि अगर हम उस करेंसी को रोक लेंगे या बैंकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और टैक्स का जो बोझ है वो जो देने वाले कुछ लोग हैं उन पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए टैक्स जो चीज़ है उससे डर के लोग, टैक्स का रेट जब बढ़ जाता है तो उससे डर के लोग करेंसी में डील करने लगते हैं। तो सरकार को इस पे आना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सुझाव दिया, सरकार को दिया, और हम 2001 से सबको देते जा रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हम प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रेसिडेंट हाउस में 2 बार प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। प्रतिभा देवी पाटिल जी ने एक लेटर लिखा था सोमनाथ दा को, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि लोकसभा में इनका प्रेजेंटेशन कराइए। हमने कहा है इस देश में जिस तरीके से भी जीएसटी आया, उसे बहुत सारे चैनल कह रहे हैं एक देश एक टैक्स। कैसे एक देश एक टैक्स हो गया? वो तो इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के सब एक टैक्स बनाए। डायरेक्ट टैक्सेस तो वैसे के वैसे ही हैं। हम कहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बन जाए, और जैसे जीएसटी को लागू किया जा रहा है उस जीएसटी की फॉर्म में ही वो टैक्स लगे, सिंगल पॉइंट टैक्स लगे। उसका एक हिस्सा सेंटर को जाए, एक स्टेट को जाए, एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसको जाए, और एक हिस्सा बैंक को बैंक चार्जेस के रूप में जाए। 4 जगह उसको बांटना चाहिए। वही हमारा प्रपोजल है, और उसको करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कल की बात है, हम कल की बात पर बाद में बात करेंगे। हम बात करें आज की, जो आज निर्णय हुआ है ये क्या है, ये लोगों को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे अभी मुकेश जी बता रहे थे कि अगर टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी, आज ये बहुत कम है, बल्कि ये 10% भी ठीक से नहीं है। कंपलसरी सरकारी बाबुओं को, सैलरी लेने वालों को जोड़ा जाए तब ये जाके 10% बनती है, जो कि बहुत कम है। अगर हम सही मायने में इसको देखें तो ये 50% के ऊपर जानी चाहिए। अगर ऐसा हो पाता है तो हिंदुस्तान के व्यक्ति को 5% से ज्यादा टैक्स देने की आवश्यकता रहेगी भी नहीं। ऐसे दुनिया के कई देशों में भी है, और इसलिए आज जो आप करीब अगर साधारण व्यक्ति भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स को मिलाकर आधी कमाई अपनी टैक्स पे खर्च करता है तो उसका आधे से ज्यादा बचत होना संभव है। ये साल दर साल बढ़ेगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होना जरूरी थी। मुझे लगता है कि आज से मोदी जी ने कि इनका अभिनंदन करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए नरेंद्र मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, ब्लैक मनी के ऊपर, काले धन के ऊपर जो हमला किया है, उसके लिए उनका अभिनंदन करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे साहसपूर्ण निर्णय करने के लिए वो हिम्मत चाहिए, वो 56 इंची सीना चाहिए जो मोदी जी ने दिखाया है। और इसलिए कुछ लोग भले ही उनकी निंदा करें, लेकिन इस सच का, देश के हित का, राष्ट्र सर्वप्रथम का क्या मुद्दा है, क्या फायदा है,
क्या आपके हित का है, ये समझने के लिए हमने समाज के 3 विशेष प्रतिनिधि आज स्टूडियो में रखे। हमारे साथ साध्वी जी भी है, जो समाज का, आम आदमी का और आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। एक एनजीओ के नाते मुकेश जी है और एक उद्योगपति के नाते प्रदीप जी है। तमाम हिंदुस्तानी हमेशा की तरह बिंदास में कॉल पर जुड़े रहते हैं, तो कुछ कॉलर को भी लेते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ये काले धन में 500 और 1000 नोट की बंदी में दूरदर्शन न्यूज को ईमानदारी की बधाई। बाकी 95% मीडिया तो लोगों को भड़का रहा है ताकि काली कमाई वाले को माँ की पोटली, महिलाओं का खर्च, किसान मजदूर, शेयर बाजार की समस्या बताकर बचाया जा सके। सब मीडिया में काली कमाई है। अरब देश, नक्सलियों, पाकिस्तान ऐसे ही काली कमाई बंद हो गई। अब मीडिया को गरीबों की बड़ी चिंता है। जब करण जौहर पाक कलाकारों की फिल्म 10 दिन तक न्यूज चलाई तब गरीब काली कमाई में दब गए। अब जो नक्सलवादी, देशद्रोही और पाकिस्तानी और आसपा विरोधी और सेना विरोधी हैं, सब पाक परस्त देशद्रोही जावेद अख्तर, मुनव्वर नारा, अनुराग कश्यप, आशुतोष राणा को हिंदी साहित्य के हिंदुओं में जरूरत नहीं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मैं जोधपुर डिवीजन से मांगीलाल प्रजापत बोल रहा हूँ। हेलो, बोलते रहिए। जी, मैं लूनी से, जोधपुर डिवीजन लूनी से मांगीलाल प्रजापत बात कर रहा हूँ। मोदी जी का मैं दिल खोल के और हाथ जोड़ के अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है नोटों के लिए। जी, इसमें क्या बात है कि मतलब लखपति तो लखपति होता जा रहा है और गरीब सड़क पे आ गया है। लेकिन इसलिए मोदी जी से एक विनती है कि मतलब बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत घबराने की कोई बात नहीं है। मोदी जी ने कदम उठाया है तो बहुत अच्छा कदम उठाया। इस देश का आम आदमी भी कॉल करके अपनी बात को, अपनी मन को रख रहा है, लेकिन जो बातें कुछ लोग उठा रहे उसके जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या सुविधा असुविधा आपको हो सकती है और क्या उसका ध्यान रखना है, इसको समझ लीजिए। कुछ लोगों को कैश की परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी खत्म होने लगी। लेकिन सरकार ने कहा कि बैंक शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे। लेकिन आप अगर बैंक में नोट बदलने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पैसे बदलने के लिए आपसे एक आसान फॉर्म में 7 तरह की जानकारी मांगी जाएगी। जिस ब्रांच में आप नोट बदलने जा रहे हैं उसकी जानकारी भी देनी होगी। आप अपने साथ पहचान पत्र या आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। 1,25,000 डाकघरों में भी 4,000 रुपए तक के 500 और 1,000 के नोट बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक एटीएम 11 नवंबर से खुल रहे हैं। एटीएम से आप 500 और 2,000 के नए नोट के साथ 100 और 50 रुपए के नोट भी निकाल सकते हैं। नोट बदलने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो पहले जरूरी कागजात के साथ बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट में आप 4,000 रुपए से ज्यादा भी जमा करा सकते हैं। रिश्तेदार या दोस्त के अकाउंट से भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट होल्डर से मिली परमिशन बैंक को दिखानी होगी। अगर आप खुद बैंक नहीं जा सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित में ऑथराइज करना होगा। बैंक ना जाना हो तो एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन या कैश रिसाइकलर में नोट जमा करा सकते हैं। लेकिन यहां सिर्फ नोट जमा करा सकते हैं, यहां बदल नहीं सकते। सबसे जरूरी है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि सरकार ने नोट बदलने के लिए 50 दिन का समय दिया है। इस विषय पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, यह हम आपको दिखाते हैं। एक ही फैसले से सरकार ने काले धन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई है वो लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ सारी आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए कई संगठन और आतंकवादियों को करारा झटका लगा है। नकली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को भी बहुत बड़ा करारा झटका लगा है। बहुत सोच समझकर और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है।
छोटे व्यापारी, अपने घर को चलाने में व्यस्त गृहिणी, प्रामाणिक करदाता, किसान, मजदूर और गरीब सबके हितों की सरकार रक्षा करेगी और इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ। अमित शाह जी ने जो चुनाव वाला मुद्दा लिया है, इस पर तीनों अतिथियों के पास चलते हैं। सबसे पहले उद्योगपति के नाते प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, हमको कई मुद्दों पर चर्चा करनी है, लेकिन जिसका उल्लेख अभी भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने किया, क्या चुनाव के सुधार में भी ये एक निर्णायक कदम साबित होगा? निश्चित रूप से। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस देश में सबसे बड़ा काले धन का लेन देन और डिस्ट्रीब्यूशन चुनाव के ही दौरान होता है। अब अगर हम मोटे तौर पे सोचें, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इस धन का इस्तेमाल करके एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल कर लेती है, तो वो और क्या पैदा करेगी? वो उससे ज़्यादा काला धन पैदा करने की दिशा में काम करेगी। जैसा अभी आप पहले पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि नोट या धन हवा की तरह है, जिसका इस्तेमाल आप जीवन जीने के लिए करिए, उसको एक्युमुलेट करने के लिए नहीं करिए, क्योंकि वो बैंक में रहेगा तो उससे सारी देश की जनता इस्तेमाल करेगी और उनका भला होगा। चुनाव में क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से 1 वर्ष पूर्व तरह तरह के सोर्सों से, कैंडिडेट से, इधर उधर से धन इकट्ठा करके उसे चुनाव में भरपूर झोंका जाता था। उसका एक गलत वजह यह भी आती थी कि कोई अच्छा कैंडिडेट उस काले धन की दीवार को पार करने में कई बार असफल हो जाता था और काले धन का या बाहुबली व्यक्ति उस चुनाव को जीत जाता था और फिर वो मंत्री तक भी शायद बन जाता था और फिर उसी तरीके से सारी पॉलिसी को भ्रष्ट अफसरों को लगा के उस काले धन को 4 गुना 6 गुना करके अगले चुनाव की तैयारी के लिए भरपूर और अपनी पीढ़ियों का इंतजाम कर लेता था। तो चुनाव में काले धन का इस्तेमाल सबसे इस सर्जिकल स्ट्राइक जो मोदी जी ने करी है, इससे चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल होता था, आप देखिएगा, मैं अभी कहना थोड़ा सा आगे की बात होगी, लेकिन देखिएगा कि इस काले धन पे जो स्ट्राइक हुआ है, इसका क्षेत्रीय पार्टी जो आगामी चुनाव हैं कई राज्यों में, वो उन क्षेत्रीय पार्टियों पे प्रभाव देखिएगा। मैं स्पष्ट यूपी में तुरंत दिखेगा। जो नोटों के ट्रक और बोरे भर भर के पहुंच चुके थे, अब वो दोबारा कहां, उनका क्या किया जाए, ये समस्या है। इसीलिए मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का आप देखिएगा, बड़ा अच्छा दिलचस्प ये चुनाव होगा कि बिना काले धन के वो क्षेत्रीय पार्टियां कैसे तिलमिलाएगी, उनके कैंडिडेट्स का क्या हाल होगा और रिजल्ट बताएगा कि ये क्या हुआ। जहां तक बीच में आपने दिखाया कि कुछ ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच रही हैं कि जनता को भड़काया जाए कि 4000 रुपए। नहीं, हम इस पर कल कार्यक्रम करेंगे। आज हम आप लोगों को बुलाकर केवल लोगों को ये इसकी मेथोडोलॉजी समझ जानी है। जी। हम इसका विरोध कैसे गलत है, इस पर कल कार्यक्रम करेंगे। मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, राजनीतिक दल और उनका चंदा लेने का तरीका, ओवरऑल चुनाव की प्रक्रिया, इन प्रक्रिया पर कैसे फर्क पड़ेगा, आप नजर डालिए। देखिए, ऐसा है, जो राजनीतिक दल है वो चंदा जो लेते हैं, कुछ पार्टियों के तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, वो तो कैश में ही लेते हैं और बाकी 20,000 रुपये से कम का चंदा सब दिखाते हैं। अब कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, लिस्ट तो कोई पार्टी बताती नहीं है, ना उसका ब्यौरा देती है। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, जो अर्थ क्रांति प्रपोजल है, उसमें हमने कहा है कि इतना रेवेन्यू आ जाएगा, किसी भी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को अपना धन खर्च ही नहीं करना पड़ेगा, वो टोटल खर्चा सरकार बियर कर सकती है, इतना रेवेन्यू उसमें आएगा। अगर आप मुझे मौका देंगे
कभी प्रेजेंटेशन का मौका आएगा तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि ये इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा और इतना वहां से उसमें लगेगा। और दूसरी बात, और कई देशों में मैं एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं। दुनिया के कई देशों में सरकार चुनाव का खर्चा करती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर देती है राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, खर्चा उसी पे होता है प्रचार प्रसार में, और देश में चुनाव निष्पक्ष किए करे जाते हैं। मुकेश जी, एक और मैं बात कहना चाहता हूं अपने राजनीतिक नेताओं के बारे में। वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो भी हमारी सेवा के लिए ही क्षेत्र में आते हैं, अपने जीवन का बलिदान लगाते हैं, पूरी लाइफ उनकी स्टेक पे लगी होती है, और वो कितनी मेहनत करते हैं ये सब लोग नहीं जानते। कोई जीत जाता है तो ऊपर पहुंच जाता है, बाकी बेचारे कार्यकर्ता की तरह पूरा जीवन अपना जी लेते हैं। बिल्कुल, जो जीत जाते हैं उन्हें तो सैलरी भी मिल जाती है, और जो नहीं जीत पाते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो फुल टाइम उनसे काम लिया जाता है। तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, कहाँ से लाएंगे? फिर वो काले धन की अर्थव्यवस्था की तरफ बेचारे मजबूरी में जाते हैं। दूसरी बात, हमारे प्रोग्राम में ये है कि जो MP, MLA या प्रधान, अगर अर्थ क्रांति का प्रपोजल लागू होता है तो 10 लाख प्रति माह MP को सैलरी मिल सकती है, 5 लाख रुपए प्रति माह MLA को सैलरी मिल सकती है, 1 लाख रुपए प्रति माह पार्षद या ग्राम प्रधान को सैलरी मिल सकती है। उसे बेचारे को क्यों बेईमानी करने की जरूरत पड़ेगी? वो क्यों बेईमानी करेगा? उसे चुनाव में एक पैसा उसका खर्च नहीं हो रहा, और उसे जीतने के बाद में उसे पारितोषिक मिल रहा है, तो वो क्यों काले धन की अर्थव्यवस्था की तरफ जाएगा? ये जंजाल सिंस 1947 हमारे देश में चलाया गया है, और लालटेन की रोशनी से अब हम LED की लाइट में आ गए हैं। जब हमारे पास में कुछ नहीं था तब तो हम इस व्यवस्था को चलाते रहते थे। आज 80% पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चल रही है, जबकि हमारे पास में बैंकिंग है, इंटरनेट है, और बहुत सारी चीज़ें, हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ चुके हैं। तो हम धीरे धीरे, या 1 साल में, 2 साल में हम इसको बदल भी तो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात व्यापारिक वर्ग की तरफ से मैं कहना चाहता हूं। नहीं, हम चुनाव पर बात कर रहे हैं, पहले चुनाव का राउंड पूरा कर लेते हैं। साध्वी जी को पूछते हैं। साध्वी जी, चुनाव सुधार और मोदी जी का ये दाव, क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी के दाव में किसी को भी, किस छोटे से लेके बड़े तक किसी को भी समस्या नहीं है। समस्या चुनावी मुद्दे पे मुझे कुछ नहीं कहना है। और दूसरे, सिर्फ हमको इतना चाहिए कि जो हमारी जो परंपरा चली आ रही थी कैश की, उसको समझने में, समेटने में हमें टाइम लगेगा। और चेक की परंपरा जब हम सीख जाएंगे तो उसके लिए हमें शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। इन्होंने जनधन योजना के द्वारा हर गरीब आदमी का बैंक खाता खुलवाया, परंतु उसको समझने के लिए और हमारी बैंकिंग प्रणाली को हिंदी में लाना पड़ेगा। अब हम ये सोचें इंग्लिश, हम अपने देश में रहते हुए भी हम हिंदी नहीं जानेंगे तो फिर क्या करेंगे? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं कॉलर के पास। जय हिंद, बोलिए। अच्छा, बोलिए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैं वनदुर्ग से बोल रहा हूँ, शाहपुर तालुक, वनदुर्ग। मेरा नाम भरत सिंह। और क्या है, ये नो प्रधानमंत्री काम करे सो बहुत अच्छा करे काम। नमस्ते। और शिवाजी महाराज के जैसा, धन्यवाद। शायद कॉलर पूरी बात नहीं रख पा रहे, लेकिन जो मैं समझा हूं ये शिवाजी महाराज का उदाहरण दे रहे। मैं हिंदुस्तान को समझाना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज केवल लड़ने, रणनीति बनाने के लिए नहीं जाने जाते थे। हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे राजा थे जो आज से 400 साल पहले जब गए तो उनके राज्य में, आज के भाषा में जिसको हम करोड़ रुपए कहते हैं, वो 8 करोड़ रुपए उनके खजाने में थे। तो आज उसकी कितनी बड़ी राशि हो सकती है हम समझ सकते हैं। 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हिंदुस्तान के 1 साल के बजट से भी ज्यादा राशि तब उन्होंने रखी थी। किसी भी राष्ट्र के लिए मजबूत अगर होना है, सशक्त होना है, तो उसके पास आर्थिक धन होना जरूरी है, क्योंकि हम कलयुग की बात करते हैं
और सतयुग में भी राजा को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ऐसे धन की जरूरत तो पड़ती थी, और टैक्स और लोगों का सहयोग तो तब भी होता था। और शिवाजी का साहस दिखाया है और शिवाजी का विचार दिखाया है। शिवाजी महाराज ने भी अपने यहाँ पर टैक्सेशन को सुचारू किया था, और वो करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी वो भी एक दिन ऐसे ही दरबार बुलाकर अचानक लोगों के सामने घोषित कर कर, उस जमाने में जबकि संचार के माध्यम इतने नहीं थे, उन्होंने केवल एक हफ्ते के समय में उसको पूरे अपने राज्य में लागू किया था। और इसलिए मोदी जी शिवाजी महाराज के भक्त हैं, उनको अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, समझते हैं। इसलिए किसी कॉलर ने इस संदर्भ से बात जो की है उसको मैं पूरा करके आगे बढ़ा रहा हूं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जय हिंद सूरज जी। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ जी, जय हिंद। बोलिए। टीवी की वॉल्यूम। हाँ जी, जय हिंद सूरज जी। चलिए, धन्यवाद। शायद आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, हम आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए आपकी स्क्रीन। काले धन के कुबेरों पर हमला जरूरी। सरकार ने करीब 2 महीने काले धन के रखने वालों को दिए। कुछ लोगों ने अपने काले धन के स्रोत का खुलासा किया, लेकिन कुछ 66,000 करोड़ रुपए ही सामने आ पाए, जबकि देश और विदेश में भारत के धन कुबेरों का काला धन बाकी था। अर्थव्यवस्था को लगातार चोट पहुंचाई जाती है। मोदी सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी देश को काफी पहले से जरूरत थी, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ बढ़ गया था। ऐसे में पीएम मोदी का यह फैसला साहसिक फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी। जाली करेंसी का बहुत बड़ा कारोबार। पाकिस्तान से जाली करेंसी का लगातार एक्सपोर्ट हो रहा था। भारत में करीब 35,000 करोड़ जाली करेंसी देश में चल रही थी। ऐसे में इस जाली करेंसी को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को घुन की तरह खा रहा था। टैक्स चोरी और वसूली से जमा की गई अवैध करेंसी। देश में कई बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं। ये लोग लगातार वसूली और इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे। इनके पास करोड़ों की संपत्ति जमा हो गई थी। ऐसे में इनसे देश को चूना लगाने का हिसाब जरूरी था। यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा अटैक रहा। देश की सुरक्षा से लगातार खिलवाड़। जाली करेंसी अर्थव्यवस्था को तो खोखला कर ही रही थी, साथ ही आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रही थी। ऐसे में आतंकी भारत में बैठकर आसानी से फल फूल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका इन आतंकियों तक आसानी से नकली नोटों को पहुंचा रहे थे। और हम कारणों पर नजर डाल चुके हैं, अब हम जरा परिणाम भी देख लेते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, काले धन पर पूरी तरह से प्रहार नहीं हो पा रहा था। सरकार ने काले धन रखने वालों को पहले ही करीब 2 महीने की छूट दी थी, लेकिन फिर भी काला धन रखने वाले आसानी से सामने नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में सरकार को किसी बड़े कदम की जरूरत थी। जाली नोट बाजार से नहीं हट पाते। जाली नोटों के जरिए अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार से जाली नोटों को गायब करने की, क्योंकि ये देश की सुरक्षा को भी तार-तार कर रही थी। धन कुबेरों के पास अवैध संपत्ति जमा होती रहती। भारत में आज भी 5% लोगों के पास ही सबसे ज्यादा संपत्ति है। ये लगातार अमीर बनते जा रहे हैं, बाकी लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में इन धन कुबेरों से अवैध संपत्ति को वापस लेना जरूरी था। आज इनका सारा काला धन कागज की रद्दी बन गया है। सभी लोग बैंकों से जुड़कर सरकार की स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाते। सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई स्कीम चला रखी है, लेकिन इसका फायदा उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था जो बैंकों से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे में सभी लोगों को बैंकों से जोड़ने की जरूरत थी। साहूकार और धन कुबेर गरीबों को लूटते रहते। साहूकार गरीबों को ऋण देते हैं, इस ऋण पर मोटा ब्याज लेते हैं गरीबों से। जो गरीब पैसे नहीं दे पाते उनके घरों और जमीनों को छीन लिया जाता है। ऐसे में गरीब आत्महत्या कर लेता था। वहीं बैंक काफी कम ब्याज पर लोगों को ऋण देते हैं, उसका गरीब फायदा नहीं उठा पाते। कार्यक्रम के आखिर में तीनों अतिथियों के पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, कार्यक्रम के आखिर में क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मोदी जी का यह कदम सराहनीय है। काले धन पर इससे बड़ी चोट इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं की गई, और इस चोट के बाद अगला कदम भी शायद मोदी जी ऐसा उठाएं जिससे कि जो
जनरेशन होता है ब्लैक मनी का टैक्स चोरी के रूप में, उसको प्लग किया जा सके, उसको रोका जा सके। और मोदी जी जितने साहसवान हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने उसके लिए भी योजना बना ली होगी, क्योंकि अगर आज जो ये स्ट्राइक किया गया है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म ना किया जाएगा तो ये 5-7 साल बाद में फिर धन एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा कुछ व्यक्तियों के पास में। तो बिल्कुल ये पहला कदम है, ये एक लंबी लड़ाई का पहला कदम है और इसलिए इस कदम पे रुककर नहीं चलेगा। इसलिए हमने आज के शो में कहा है कि और भी साहसपूर्ण निर्णय लीजिए। मुकेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने फैसला किया है, इसके साथ मेरी उनसे गुजारिश है तमाम व्यापारी और उद्योगपति लोगों की तरफ से कि कुछ टैक्स के स्ट्रक्चर में छूट दी जानी चाहिए ताकि लोगों में साहस आए कि वो बैंकिंग में जाके काम कर सके। टैक्स का जो रेट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एवरेज मिला के 60 से 65% आम आदमी पे पड़ता है, जबकि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं कहीं भी 45% से ज़्यादा टैक्स है नहीं। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि 80% 45 भी आप मैक्स बता रहे हैं, मैक्सिमम 80% पैरेलल इकोनॉमी का जो बोझ है वो 20% लोग उठा रहे हैं। वो लोग जो ईमानदारी से अपना टैक्स अदा कर रहे हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए? सबको हमको मिल बांट के वो टैक्स अदा कर देना चाहिए। अब एक मैं टैक्स कलेक्शन की बात इसमें और छोटी सी जोड़ देता हूं। अगर सिंगल पॉइंट टैक्स जो अर्थक्रांति कहती है वो व्यवस्था आएगी तो आज का जो टैक्स कलेक्शन है उस पर सरकार खर्चा करती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट। लेकिन इनके अलावा 2 बहुत बड़े टैक्स कलेक्टर हैं, वो है व्यापारी वर्ग और उद्योग वर्ग। उन बेचारों को क्या देते हैं? उनको सजा है। वो अपने यहाँ अकाउंटेंट बिठाएं, उसका पूरा ब्यौरा दें और उसकी पूरी रिटर्न फाइल करें और फिर वहां जाकर रिश्वत दें, उसे केस कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो उनको सरकार बजाय अपनी जो कलेक्शन टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसको अवार्ड देती है, रिवार्ड देती है, सैलरी देती है, और जो व्यापारी वर्ग का टैक्स कलेक्शन है इसको अवार्ड रिवार्ड के बजाय सजा देती है। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं आप तीनों अतिथियों का आभारी हूं कि आज के कार्यक्रम में आप आए और अपनी बात को रखा। मैं तमाम कॉलर का भी आभारी हूं। हालांकि हम ज्यादा कॉल नहीं ले पाए, लेकिन हम आपके जो कॉल हम तक आए हैं, आपकी प्रतिक्रिया आई है, उसको हम हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर डालेंगे और आपके इनपुट को हम अगले कार्यक्रम में भी उपयोग में लाएंगे। मोदी जी ने उठाया हुआ कदम एक कदम भर है। ये पूरा आर्थिक आजादी के दिशा में चल रही लड़ाई का एक कदम है। एक कदम ने इतनी बड़ी माहौल बना दिया है। तो मित्रों, मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़कर जब मंजिल तक पहुंचेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में विश्व गुरु बन चुका होगा। और यही हमारा आपका सबके जीवन का लक्ष्य है। 1 घंटे के कार्यक्रम में इसको नहीं समझाया जा सकता, इसलिए हम कल भी इसी मुद्दे को आपके सामने लेकर आएंगे एक नए पहलुओं के साथ। और इसलिए हम दावा करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी चैनल के पास इस विषय का जितना रिसर्च होगा उससे ज्यादा रिसर्च सुदर्शन ने इसके पहले भी इस विषय पर करके रखा है। हिंदुस्तान और देश विदेश में रहने वाले उन सारे हिंदुस्तानियों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस विचार को रखकर सालों मेहनत कर इसको अंजाम तक पहुंचा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।